सभी को नमस्कार। आज से हम लोग 31 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट परीक्षा का पीवाईक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध ₹45 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह ₹50 नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए होंगे? देखिए यहाँ कहता है कि सितंबर की बात है, सितंबर 21 की बात है, 2021 की बात है। तो किसी भी सितंबर में 30 दिन होता है, ठीक है। ये जो है प्रत्येक दिन 10 लीटर दूध 45 रुपये के दर से बेचता है। तो प्रतिदिन तो लिखेंगे, चूंकि 1 लीटर दूध का दाम, चूंकि 1 लीटर दूध का दाम जो है वो है आपको 45 रुपये। बेचता है कितना? 10 लीटर दूध, इसीलिए 10 लीटर दूध का दाम कितना हो जाएगा? तो 1 का 45 तो 10 का, यानी 10 से गुना हो जाएगा 45 में, यानी कि 450 रुपये प्रतिदिन इसका होता है, ठीक है। तो सितंबर में होता है 30 दिन का। तो हम फिर लिखेंगे, चूंकि एक दिन में 450 रुपये कमाता है, एक दिन में 450 रुपये कमाता है, इसीलिए सितंबर 30 दिन का होता है, इसीलिए 30 दिन में बढ़ रहा है। तो 30 गुना 450 हो जाएगा। अब आप इसको गुना कर लीजिए, तो दोनों जगह शून्य है, तो पहले 3 से 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 1 और 1 यहाँ पर 2 शून्य। ये इनका पूरे महीने का अर्निंग हुआ। लेकिन साथ ही साथ ये हर हफ्ते 50 रुपये टैक्स देता है। तो 30 दिन में कितने हफ्ते हो जाएंगे? सप्ताह और हफ्ता एक ही चीज़ है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन मत रहिए। तो 7 चौके 28, यानी कि 2 दिन बचा, यानी 4 सप्ताह पूरी हो गया, और 5वां सप्ताह में 2 दिन भी हो गया है। 5वां सप्ताह में 2 दिन हो गया, यानी इसको 5 सप्ताह का टैक्स देना है, 5 सप्ताह का टैक्स देना है, ठीक है ना। 4 सप्ताह से अधिक होता है, यानी 5 सप्ताह का टैक्स देना है। तो लिखेंगे, चूंकि एक सप्ताह का टैक्स 50 रुपये है। कितने हैं? 50 रुपये, इसीलिए 5 सप्ताह का टैक्स कितना हो जाएगा? तो बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों में गुना हो जाएगा। 5 गुना 50, यानी 250 रुपये इनको टैक्स देना है। इसकी अर्निंग जो है 13,500 है, टैक्स देना है 250। लिखेंगे, इसीलिए कुल आमदनी है। आपको कुल आमदनी कैसे निकालेंगे? इतना रुपये सब कुल अर्निंग होता है, इतना टैक्स देके। तो कुल आमदनी टैक्स निकाल कर, टैक्स हटाकर, तो 13,500 में से 250 माइनस कर दीजिए। शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से 5 नहीं जाएगा, तो 10, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया आपको 13,250 रुपये। यानी इसकी कुल अर्निंग 13,500, 250 रुपये टैक्स निकाल दिए, 13,250, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। परीक्षा में आपको कैसे करना है शॉर्टकट मेथड में? तो 10 गुना 45 गुना 30 दिन, 10 गुना 45 गुना 30 दिन पूरा गुना कर देना है। ये आपको आ जाएगा 13,500। टैक्स सितंबर में 30 दिन का होता है, 4 सप्ताह से अधिक है, 5वां सप्ताह इन कर गया है। तो 5 सप्ताह का टैक्स 5 गुना 50, यानी 250 माइनस कीजिएगा, तुरंत यहाँ पर आपको 13,250 आ जाएगा। परीक्षा में आपको इस तरीका से गुना करके बना लेना है, इसको नोट कीजिए। अगला सवाल कहता है, जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से 500 रुपये उधार लेता है, और कबीर भी उतना ही, यानी 500 ही उधार लेता है सहकारी समिति बैंक से। जेम्स 55 दिनों तक प्रत्येक दिन 11 रुपये उधार चुकाता है। कबीर ने बैंक को 55 दिनों में 600 रुपया चुकाया। दोनों का उधार 55 दिनों बाद खत्म हो गया। किसने ज्यादा राशि चुकाई और किसने
ज़्यादा राशि चुकाई और कितनी ज़्यादा चुकाई। देखिए जेम्स जो लिया वो लिया किसी व्यक्ति से लिया, कितना लिया 500 रुपये, कितना लिया 500 रुपये। और कबीर भी लिया, लेकिन ये लिया आपको सहकारी समिति बैंक से, सहकारी समिति बैंक से लिया, ठीक है। और ये भी लिया कितना 500 रुपये ही लिया, लेकिन जेम्स 55 दिन तक लगातार 11 रुपये दिया। तो लिखेंगे चूंकि जेम्स एक दिन में 55 रुपया दिया, माफ कीजिएगा, एक दिन में 11 रुपये दिया, 11 रुपये प्रतिदिन है, प्रत्येक दिन 11 रुपये। जेम्स एक दिन में 11 रुपये दिया, इसीलिए जेम्स 55 दिन तक लगातार दिया है। 55 दिन में दिया कितना, तो 1 से बढ़ के 55 हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, एक दिन में 11 तो 55 दिनों में कितना, तो दोनों गुना हो जाएगा, 55 गुना 11। ये आपको 11 पचे 55 का 5 हासिल 5, 11 पचे 55 और 5 60, 605 रुपये 55 दिन में दिया। और इन्होंने जो वापस किया वो एक मुश्त किया, 55 दिन में 600 रुपये वापस किया। लिखा हुआ है 55 दिनों में 600 रुपया चुकाया, कौन, कबीर ने। तो किसने ज़्यादा रिटर्न किया, तो ये 500 लिया, 605 रुपये वापस किया, ये भी 500 लिया सहकारी बैंक से, तो ये मात्र 600 रुपये ही वापस किया और यहाँ पर कर्ज समाप्त हो गया। तो कौन अधिक दिया, तो 605 रुपये जेम्स दिया है और 600 रुपये कबीर दिया है। स्पष्ट है कि जेम्स अधिक दिया, जेम्स अधिक दिया, जेम्स अधिक वापस किया। कितना अधिक वापस हुआ, इसीलिए अभिष्ट अंतर, अभिष्ट मतलब जो हमको मांगा जा रहा है, अभिष्ट अंतर कितना, तो 605 में से 600 माइनस कर दीजिएगा, यानी कि 5 रुपया अधिक दिया, कौन, जेम्स। तो इस तरीका से ऑप्शन नंबर 2 जो कहता है कि जेम्स अधिक दिया कबीर से 5 रुपया ज़्यादा, तो जेम्स अधिक दिया कबीर से 5 रुपया ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। अगला सवाल कहता है कि एक छोटी बस में अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, छोटी बस में 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बसे में बैठ सकते हैं। 112 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहते हैं और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है। इसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी। देखिए कुल छात्र जो जाना चाहते हैं पिकनिक पे वो 112 है। छोटी बस में 15 विद्यार्थी 15 छात्र बैठेंगे, और बड़ी बस जो है बड़ी बसें में उसके 3 गुना और उसके 3 गुना बड़ी बसों में, यानी इसका 3 गुना, यानी कि 15 छात्र जो छोटी बस में इसका 3 गुना, यानी 15 तिया 45 छात्र जो है बड़ी बस में बैठ सकते हैं। कुल विद्यार्थी 112 है, छोटी बस में 15 हटेंगे, बड़ी बस में इसका 3 गुना 45 छात्र आएंगे। कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी, बस इतना चीज़ ध्यान में रखना है। 2 छोटी बस है तो छोटी बस में अटता है 15, 2 छोटी बस है तो 2 गुना 15 प्लस 2 बड़ी बस है तो बड़ी बस में आता है 45 विद्यार्थी, तो 2 बस है इन 2 गुना 45, ये गुना पहले गुना क्रिया कीजिए फिर जोड़ क्रिया करेंगे, 15 दूनी 30 प्लस 45 दूनी 90। इस तरीका से इतने वाहनों से 120 विद्यार्थी पिकनिक पर जा सकते हैं। मेरे पास 112 है तो हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। एक छोटी बस में एक छोटी बस है तो 15 प्लस 2 बड़ी बस है तो बड़ी बस में 45 हटता है, 2 बस है तो 2 गुना 45, यानी 15 प्लस 45 दूनी 90, यानी कि 105 छात्र इससे पिकनिक पर जा सकते हैं। मेरे पास तो 112 है, यानी ये इससे काम चलने वाला नहीं है। अब देखिए 3 छोटी बसें, एक छोटी बस में 15 तो 3 छोटी बस में 3 गुना 15 कितने हो जाएंगे 45 प्लस एक बड़ी बस है, यानी एक बड़ी बस में 45 छात्र, तो 45 इधर 45 इधर 90 छात्र इससे जा सकते हैं। मेरे पास 112 है, यानी ये भी हमको सटीक नहीं है। 4 छोटी बसें
तो एक छोटी बस में 15, तो 4 में कितना, तो 4 गुना 15 कितना हो गया 60, प्लस एक बड़ी बस है, एक बड़ी बस में आते हैं 45, तो 60 प्लस 45 यानी कि 105। मेरे पास 112 छात्र हैं, ये भी संभव नहीं है। इस हिसाब से देखें तो इतने में 120 छात्र जाएंगे, 112 छात्र आराम से जा सकते हैं, इधर 112 से कम ही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, इसको नोट कीजिए। अगला सवाल कहता है एक धनात्मक पूर्णांक को एक संपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है। इनमें से कौन सी एक संपूर्ण संख्या नहीं है। देखिए संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर, इसके बारे में हम बेसिक कंसेप्ट में बताए हैं। संपूर्ण संख्या यानी इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं, या इसको बहुत जगह कंप्लीट नंबर भी लिखा गया है। ये क्या होता है, जैसे किसी संख्या का मान लीजिए 6 एक संख्या है, इसके सभी विभाजक या अपवर्त्य माफ कीजिएगा अपवर्तक या गुणनखंड का योग। हम जब संपूर्ण संख्या बता रहे थे तो वहां हम बताए थे कि जिस संख्या के सभी अपवर्तकों का योग इस संख्या का दोगुना हो जाए वही संख्या जो है संपूर्ण संख्या कहलाता है। 6 के अपवर्तक कौन कौन होंगे, यानी 6 का जो विभाजक होगा यानी अपवर्तक, यानी 6 को पूरा विभाजित कर दे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। ठीक है ना। हम बोले थे कि जिस संख्या के सभी अपवर्तकों का योग संख्या का दोगुना हो जाए तो इसको हम बोले जोड़िए 1 + 2 + 3 + 6, ये कितना हो गया 12। तो यदि किसी संख्या के सभी अपवर्तकों का योग इस संख्या का दोगुना, यहाँ 6 है तो 6 दूनी 12 हो गया, तो ये संपूर्ण संख्या है। लेकिन आपको सवाल में थोड़ा सा घुमा दिया है, ये कहता है कि जो संख्या का आप अपवर्तक निकाले हैं इस संख्या को छांट के जोड़िए, इस संख्या को छोड़ दीजिए, तो बाद में क्या सब बच जाएगा 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6। जो संख्या है उसको छोड़ दीजिए तो 6 हो गया, 6 के बराबर है। मतलब यहाँ जो हम संख्या को रखते थे कहता उसको छोड़ के देखिएगा तो जब दोगुना होगा तो एगो तो निकल जाएगा, यानी कि इसके बराबर बच जाएगा। बस इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि खुद उस संख्या को मत जोड़िए तो क्या होगा संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि ऐसा कौन संख्या है जिसका, जैसे 6 के बारे में हम बता ही दिए 1 2 3 6, तो यहाँ कहता है यदि उस संख्या को छोड़कर इस संख्या को छोड़ देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यदि जोड़ेंगे तो दोगुना हो जाएगा, छोड़ देंगे तो 6 हो गया, 6 के बराबर हो गया, मतलब ये संपूर्ण संख्या है। इसी तरीका से 48 के विभाजक या इसी को अपवर्तक बोलेंगे या इसी को गुणनखंड बोलेंगे, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं फैक्टर, विभाजक या अपवर्तक। ठीक है ना। तो 48 के अपवर्तक क्या सब होंगे वो लिख लेंगे हम, 48 को छोड़ के देखेंगे, बाद बाकी को जोड़ेंगे 48 आता है कि नहीं। उसी तरीका से हम 28 का देखेंगे, उसी तरीका से हम 496 का देखेंगे। तो सबसे पहले 28 196 ये सब का हम लोग विभाजक लिख लेंगे, यानी कि अपवर्तक या गुणनखंड हम लोग लिख लेंगे। तो 48 का गुणनखंड क्या सब हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 से तो ये विभाजित नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसके बाद 4 के बाद 6 भी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 11 12 भी हो जाएगा, 12 चौके 48, इसके बाद हो जाएगा 16 3 48, इसके बाद 24 दूनी 48, फिर 48। तो जो संख्या है इसको छांट के जोड़ेंगे, यदि इसको जोड़ देंगे तो दुगुना हो जाएगा, इन सब को जोड़ेंगे, यदि वो 48 आ गया तो ये संपूर्ण संख्या है, अन्यथा नहीं है। जोड़ लीजिए 2 1 3 3 6 4 10 6 16 8 24 12 36 36 और 16,
36 16 और यहाँ 24, 2 1 3 3 6 4 10 6 16 8 24 12 36 16 24, 6 6 12 4 6 6 12 4 16 के 6 हासिल 1 3 1 4 2 6 1 7 76 हो गया। इसके बराबर नहीं हुआ। यही संख्या जो है संपूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। इसको छोड़ के जोड़े तो इसके बराबर आना चाहिए, यदि इसको जोड़ दिए तो इसका दुगुना आना चाहिए, वैसा नहीं हुआ जैसा कि इसमें हुआ। अब 28 में हम देख लेते हैं। 28 का अपवर्तक क्या सब हो जाएगा, 1 2 4 7 14 28, ठीक है। जो संख्या है इसको छोड़ के जोड़ेंगे इसका अपवर्तक, 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 28। देखिए इनका यहाँ से यहाँ तक योग 28 आ गया। इसका मतलब ये जो है संपूर्ण संख्या है। 6 भी है, 28 भी है। हाँ, यहाँ पर नहीं आया तो नहीं। अब 496 में हम करके देख लेंगे। इसका क्या क्या हो जाएगा। इसका अपवर्तक हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके बाद 4 8 16, है ना। तो कहता है जिसका आप अपवर्तक लिखे हैं, जिसका आप सभी अपवर्तक लिखे हैं, इसको छोड़ के जोड़िए तो इसके बराबर आना चाहिए। यदि इसको जोड़ देंगे तो दुगुना हो जाएगा, जो हम पढ़े हैं कंप्लीट नंबर में। जोड़ लीजिए इसको, 2 1 3 4 3 4 3 7, 2 1 3 4 3 7 7 8 15 15 16 31 31 दूनी 62 62 दूनी 124 124 दूनी 248 248 496। देखिए यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं तो 496 आ जाता है, जो कि इसके बराबर हो गया। मतलब ये भी आपको संपूर्ण संख्या है। सिर्फ और सिर्फ 48 ही इसमें संपूर्ण संख्या नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपको आंसर करना है, क्योंकि आपसे संपूर्ण संख्या जो नहीं है ना वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है। शतांश का मतलब हुआ शत जोड़ अंश, शत मतलब 100, अंश मतलब हिस्सा। तो 1 मीटर जो है 1 किलोमीटर का 100वां हिस्सा है। शतांश मतलब शत जोड़ अंश, शतांश इसका होता है शत जोड़ अंश। शत मतलब 100, अंश मतलब हिस्सा, यानी कि 100वां हिस्सा है कि नहीं है। देखिए सिंपली हम लोग पहले देख लेते हैं। 1 किलोमीटर को 100 भाग करेंगे, यदि 1 मीटर आ जाएगा तो ये सही है। तो 1 किलोमीटर में हम जानते हैं कि 1000 मीटर होता है। इसका 100वां भाग करेंगे, इसका 100वां भाग, यानी कि 100 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 10 मीटर बटे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 10 मीटर होता है। यानी कि 1 किलोमीटर का जब हम शतांश करते हैं, 100 भाग करते हैं तो 10 मीटर होता है। ये कहता है कि 1 मीटर होता है, जी नहीं, ये नहीं हुआ। अब कहता है कि 1,100,000 के बराबर है। 100,000 लिखेंगे, देखिए 100,000 लिखेंगे। यदि 1 लाख आ गया तो सही है, अन्यथा सही नहीं है। तो 100, तो पहले 100 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए 1000 से, ठीक है। 1 गुना 1, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1, इस पर 2, इस पर 3 शून्य, यानी 5 शून्य इस पर हो जाएगा। गुना कीजिएगा ना तो 5 शून्य हो जाएगा। अब देखेंगे ये लाख आता है कि नहीं आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये 1 लाख आ गया, 1 लाख आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। 1 लीटर का हम शतांश यानी फिर 100 भाग करेंगे, यदि आ जाएगा 1 मिलीलीटर तो सही है। तो 1 लीटर में हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसका जब हम शतांश करेंगे, क्या करेंगे, शतांश यानी 100 भाग में बांटेंगे, इतना मिलीलीटर, तो कितना आता है, ये 0 से कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 10/1 यानी कि 10 मिलीलीटर आता है, 10 मिलीलीटर आता है। लेकिन इसका कहना है कि 1 लीटर का शतांश, 1 लीटर का शतांश यानी इसका जब 100 भाग करते हैं तो 1 आता है 1 मिलीलीटर, जी नहीं, 10 आता है, यानी ये ऑप्शन गलत है, ठीक है।
अब अगला कहता है कि 1 करोड़ 100 लाख के बराबर है, तो हम लोग पहले 100 लाख लिखेंगे। हम लोग पहले 100 लाख लिखेंगे। 100 मतलब 100, लाख मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सो गुना करेंगे, यदि करोड़ आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा तो सही, अन्यथा नहीं है। 1 गुना 1 1 हो गया, 2 2 4 1 5 2 7 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ आ जाता है, ये 1 करोड़ आ जाता है। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहने का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 2 में जो कहता है 2 और 4 वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कहता है कि मैं 5 अंकों की संख्या हूं जो 5 से विभाजित हो जाती हूं लेकिन 10 से नहीं। मेरे दहाई और हजार स्थान के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। ठीक है, दहाई का अंक जो है दूसरी अभाज्य संख्या है, हजार का जो है तीसरी अभाज्य संख्या है। क्रमशः लिखा हुआ है, दहाई पहले वाला दूसरी अभाज्य संख्या और हजार जो है तीसरी अभाज्य संख्या है। सैकड़े का अंक एक समअभाज्य संख्या है। सैकड़े का अंक जो है एक समअभाज्य संख्या है और 10,000 का अंक उसका आधा है, इसका आधा है। मैं कौन सी संख्या हूं? देखिए बिल्कुल आसान है, 5 अंकों की संख्या है ना, तो इसमें क्या सब होगा? इकाई होगा, दहाई होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा होगा, हजार होगा और 10,000 होगा, 10,000 होगा। और यहाँ अभाज्य संख्या का चर्चा बार बार हो रहा है, तो अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं। क्या जानते हैं? वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावे, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, या वह संख्या जिनके सिर्फ 2 अपवर्तक हो, एक तो एक, दूसरा खुद वो संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या 2 होता है, और ये एक ऐसा अभाज्य संख्या होता है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, और साथ ही साथ ये एक ऐसा संख्या होता है कि जो सम संख्या भी होता है। सम संख्या के साथ साथ ये पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, इसीलिए इसको एक लाइन में समअभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए इसको एक लाइन में समअभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीका से फिर अगली अभाज्य संख्या 11, 13, ऐसे बढ़ते रहता है। अब सवाल के बाद पढ़िए, क्या कहता? 5 से विभाजित हो, तो 5 से वही संख्या विभाजित होता है जिनके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो। 0 या 5 हो, वही संख्या 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। ठीक है, कहता है लेकिन 10 से नहीं है। तो 10 से विभाजित का नियम है कि जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, तो यदि 0 रखेंगे इकाई स्थान पर तो 10 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 से करना है, तो 5 के लिए 2 नियम है कि इकाई स्थान पर 0 और 5 दोनों हो, लेकिन कहता है 10 से नहीं है। तो 10 से विभाजित का नियम है कि इकाई स्थान पर 0 हो। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि 0 को छांट देंगे 5 के नियम में से, सिर्फ 5 को रखेंगे। तो इकाई स्थान पर जब 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। यदि यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 5 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा, लेकिन कहता है 10 से नहीं। तो मतलब 0 हटा के 0 छांट दीजिए, 0 दोनों में आता है, छांट दीजिए, यानी कि सिर्फ 5 देंगे, तब ये संख्या 5 से विभाजित होगा, 10 से नहीं होगा। अब पढ़िए, दहाई स्थान पर दूसरी अभाज्य संख्या। दहाई स्थान कहाँ है? दहाई यहाँ है। कहता है दहाई स्थान पर दूसरी अभाज्य संख्या। तो दूसरी अभाज्य संख्या क्या होता है? पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी होता है 3। तो दूसरी अभाज्य संख्या कहाँ जाएगा? दूसरी अभाज्य संख्या दहाई स्थान पर जाएगा। दहाई स्थान पर दूसरी अभाज्य संख्या 3 जाएगा, और हजार स्थान पर तीसरी अभाज्य संख्या। हजार यहाँ पर है, तीसरी अभाज्य संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कहता है कि सैकड़े का अंक एक समअभाज्य संख्या है, और समअभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होता है जो कि 2 होता है। इसको कहाँ देना है? सैकड़े के स्थान पर। सैकड़े स्थान पर 2 दे देना है, क्योंकि 2 एक समअभाज्य संख्या है।
और 10,000 का अंक जो है, ये 10,000 का अंक जो है इस सैकड़े के अंक का आधा है। तो सैकड़ा अंक पे 2 दिए हैं तो इसका आधा कितना होता है, 1 होता है, जो यहाँ बैठ जाएगा। इस तरीका से आप देखिएगा तो 15,235 आपको संख्या मिल जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है ना, इत्मीनान से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सी भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा। देखिए, इनको जोड़ के देखेंगे, जो 1 हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इन सब भिन्न को जोड़ दीजिए, जैसे 3/8 जोड़ 4/16 जोड़ 1/4 जोड़ 1/8। इनको जोड़ेंगे तो सभी असमान भिन्न में सबका हर जो है अलग अलग है, इसलिए सबका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम। 8, 16, 4, 8, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना 16 आएगा, है ना। दो दूनी 4 8 दूनी 16 आएगा, 16 हुआ ना। 8 दूनी 16 2 बार में विभाजित होता है, तो 3 दूनी 6 प्लस 16 का 16 एक बार में, तो 1 गुना 4 4 प्लस 4 चौके 16 4 बार में, तो 4 से गुना 1 चौके 4 प्लस 8 दूनी 16, तो 1 दूनी 2। इसको जोड़िए, 6 4 10 4 2 16/16, दोनों बराबर है। 16 का 16 16 का 16, 1/1 यानी कि 1 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। आप इस सबको भी जोड़ के देख सकते हैं, 1/4 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2, 4 2 2 का लघुत्तम निकालिएगा, 4 आएगा, निकाल के देख लीजिए। 4 2 2, 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ, 4 एकम 4 एक बार में, तो 1 गुना 1 1 प्लस 2 दूनी 4, तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो 1 दूनी 2, कितना 2 दूनी 4 1 5/4 हो गया। इसको आप जब निकालिएगा 4 से 5 में भाग देके, तो 4 एकम 4 दशमलव 4 दूनी 8 2 दशमलव, यानी कि ये आ जाएगा आपको 1.25, 1 से अधिक आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो तीनों का तो हर बराबर है, तीनों 8 का लघुत्तम निकल लीजिएगा, 8 ही आएगा। 8 एकम 8, तो 1 एकम 1, 8 एकम 8, तो 5 एकम 5, 8 एकम 8, तो 5 3 8 1 9/8 आ गया। ये भी 1 से अधिक आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, है ना, इसको जोड़े हैं, इसको भी जोड़ दीजिए, यहीं दिखा देते हैं। 16 5 8 का जब आप लघुत्तम लीजिएगा, 16 5 8 का, तो ये 2 से लगेगा 8 हो जाएगा, ये 5 ये 4, फिर 2 से लगाइएगा, ये सब टाइम बेकार का जा रहा है। ठीक है ना, जब आपको 1 मांगा जा रहा है, आपको 1 आ ही गया, तो आपको वहीं पर करके निकल जाना है। ठीक है ना। देखिए ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंच 80, इसका एलसीएम 80 आएगा। ठीक है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंच 80। देखिए 16 पंच 80 5 बार में, तो 4 पंच 20 प्लस 5 से 80 मान लगेगा, 16 दूनी 32, 8 दें 80 3 दें 30, जोड़ लीजिए, 2 3 3 6 2 8, 82/80। इसका भी मान 80 से भाग दीजिए, 1 से अधिक आएगा, इसका भी 1 से अधिक, इसका भी 1 से अधिक, इसका भी 1 से अधिक, 1 आएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 का, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है वो खोजना है। ये कहता है सभी वर्ग आयत होते हैं। वर्ग तो आप जानते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो और सभी अंतःकोण समकोण हो, ये तो हो गया आपको वर्ग। इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आयत क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। ठीक है, तो देखिए ये इसके बराबर है यहाँ पर, और ये जो है इसके बराबर है, एक समान हम चिन्ह दे दिए। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, ये वर्ग है और ये आयत है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। वर्ग का तो जानवे करते चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन आयत का जो है ना आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आयत का जो गुण है क्या इसमें मिलेगा, सभी कोण समकोण तो है ही। आयत कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो यहाँ पर देखेंगे आमने सामने की भुजा बराबर तो है, क्योंकि यहाँ तो चारों भुजा बराबर है,
इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वर्ग को आप आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग आप नहीं कह सकते हैं। आयत का कहना है कि आमने सामने की भुजा बराबर, तो यहाँ तो चारों बराबर, तो आमने सामने भुजा का नियम तो उत्पन्न कर रहा है। अब प्रत्येक अंतःकोण समकोण भी है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि इनका चारों भुजा बराबर नहीं होता है। तो वर्ग आप आयत कह सकते हैं, आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला कहता है सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर हो, आमने सामने की भुजा समांतर हो। अंतःकोण जो है ये कुछ भी हो सकता है, 90 से बराबर भी हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है, 90 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन वर्ग क्या कहता है कि इसका चारों भुजा बराबर होना चाहिए, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, है ना, और प्रत्येक अंतःकोण समकोण भी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, अंतःकोण का जो है कोई गारंटी नहीं है कि वो समकोण होगा या समकोण से कम हो या समकोण से ज्यादा होगा। तो लेकिन वर्ग में क्या होना चाहिए, चारों भुजा बराबर होना चाहिए और प्रत्येक अंतःकोण समकोण होना चाहिए। लेकिन इसका समकोण, इनका कोण समकोण होगा ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ भुजा समांतर देखी जाती है, अंतःकोण समकोण हो भी सकता है और नहीं भी होगा, है ना। तो और क्या, समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर भी नहीं होती है, इसीलिए सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। ये ऑप्शन गलत है। अगला कहता है सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर, है ना, प्रत्येक अंतःकोण समकोण। और समचतुर्भुज क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर, अंतःकोण कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो। तो चारों भुजा तो बराबर है, यहाँ चारों भुजा बराबर है, कोण का कोई मेंशनिंग नहीं है। तो सभी वर्ग को आप समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चारों भुजा देखा जाता है, यहाँ पर तो चारों भुजा से कोण भी देखा जाता है। तो सभी वर्ग जो है आपको समचतुर्भुज हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। आयत देखिए, आयत जो होता है इस तरीके का होता है, प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है और आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। जब ये कोण समकोण, ये कोण समकोण, ये कोण समकोण, ये कोण समकोण और भुजा बराबर, तो ये इसके समांतर भी होता है, ठीक है ना, और ये जो है इनके समांतर भी होता है, ठीक है, आयत में। लेकिन प्रत्येक कोण समकोण भी होता है। और समांतर चतुर्भुज सीधा कहता है कि आमने सामने की भुजा समांतर होनी चाहिए, आमने सामने की भुजा समांतर होनी चाहिए, कोण कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज कहता है कि सिर्फ आमने सामने की भुजा समांतर होनी चाहिए, जो गुण आयत में होता है। इसका मतलब सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, कह सकते हैं। ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। आपको कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो मिला वो बिल्कुल सही नहीं है। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।